साथियों नमस्कार, कैसे हो आप सब। साथियों, मिशन विद्यादान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज अपन करने वाले हैं पोयम माय लास्ट डचेस बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। और साथियों, माय लास्ट डचेस का पार्ट फर्स्ट अपन पहले कर चुके हैं और आज अपन करेंगे पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने पोएट का इंट्रोडक्शन कर लिया था, पोएम के बारे में पढ़ लिया था कि किस बारे में पोएम है, राइम एंड मीटर के बारे में देख लिया था, इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और करेक्टर्स के बारे में अपन ने पढ़ लिया था, सेटिंग ऑफ द पोएम है ये भी पढ़ लिया था और थीम्स के बारे में पढ़ लिया था। तो साथियों, ये जो पार्ट है ना, ये सारा का सारा पार्ट फर्स्ट के अंदर मिलेगा आपको। आई बटन पर क्लिक करके आप क्या है फर्स्ट पार्ट पहले देखें ताकि आपको सेकंड पार्ट बिल्कुल समझ में आए। और अगर आई बटन पे आपको लिंक नहीं मिल रहा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। इसके साथ ही पार्ट सेकंड में आज अपन करेंगे सब्जेक्ट मैटर। इसके पोएम है, इसमें कौन कौन से क्या चीजें बातें हुई है, लिटरेरी टर्म्स इसमें कौन से यूज हुए हैं और लाइन टू लाइन एनालिसिस किया जाएगा विद हिंदी ट्रांसलेशन। तो बने रहिए सेशन के अंत तक। इस क्लास में आपको ये दोनों आप वीडियो देख लोगे साथियों, तो मेरा प्रॉमिस है आपको कि आपका कोई भी क्वेश्चन माई लास्ट डचेस का गलत नहीं होगा, चाहे आप कोई भी कंपटीशन के एग्जाम दे रहे हो। तो साथियों, अब अपन शुरुआत करते हैं सब्जेक्ट मैटर से। द ड्यूक इज टॉकिंग अबाउट हिज डेड वाइफ द डचेस। इस पोएम के अंदर जो ड्यूक है स्टार्टिंग के अंदर अपनी डेड वाइफ है उसके बारे में बात करता है। और ड्यूक की डेड वाइफ कौन है? डचेस। और इनके नाम है वो अपने पहले पार्ट में कर चुके हैं कि ड्यूक कौन था, डचेस कौन थी। द स्टार्टिंग पॉइंट इज हर पोर्ट्रेट ऑन द वॉल। और सबसे पहला पॉइंट वही है कि वो बात किस बारे में करता है। पोर्ट्रेट लगा हुआ है साथियों वॉल के ऊपर, उसके बारे में बात करता है। अपनी डचेस का पोर्ट्रेट लगा हुआ है और बात किससे करता है? इनवॉय यानी मैसेंजर से बात करता है। द पोएम इज अबाउट हाउ द ड्यूक वाज मेड एंग्री बाय सम ऑफ द थिंग्स हिज वाइफ डिड। कि पोएम है इस बारे में है कि ड्यूक है ना वो किस बात से क्रोधित हो जाता है कि कुछ उसकी वाइफ है ना उस ऐसी चीजें कर देती है, उससे वो क्या हो जाता है? क्रोधित हो जाता है। सी डाइड। और उसकी जो वाइफ है डचेस है वो क्या हो जाती है? डेड हो जाती है, मर जाती है। हर पोर्ट्रेट स्टिल हैंग्स ऑन द वॉल। और अभी भी उसका जो पोर्ट्रेट है वो वॉल पर टंगा हुआ है। साथियों, अब शुरुआत करते हैं पोएम की। माई लास्ट डचेस। साथियों, टाइटल है इसका माई लास्ट डचेस और आप बताओगे कि इसका ओरिजिनल टाइटल क्या था। अगर आपने पार्ट फर्स्ट इसका देखा है, सेशन देखा है पार्ट फर्स्ट का, तो आप बताएं कि इसमें ओरिजिनल टाइटल मैंने आपको क्या बताया था। इसके साथ साथियों, टाइटल के अंदर माई वर्ड है, इसे पता चल रहा है कि ये टाइटल फर्स्ट पर्सन के अंदर है। और इसी से पता चल रहा है कि इसमें माई लास्ट डचेस के अंदर है ना सेंस ऑफ ओनरशिप का आ रहा है। जिसे अपन पजेसिव एडजेक्टिव यूज करते हैं तो वो एक ओनरशिप के लिए, पजेसिव के लिए, पजेशन के लिए करते हैं ना। तो सेंस ऑफ ओनरशिप रिट्रोक्रेसी का इसमें बिल्कुल क्या है टाइटल से पता चल रहा है कि इस पोएम का यही एक्सप्रेशन होगा। और आयरनी की यूज होगा इसके अंदर, खूब सारा आयरनी मिलेगा आपको। साथियों, पोएम को पढ़ने से पहले दोबारा बता देता हूँ कि ये पोएम है एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। और पिछले सेशन में हमने पूरी ड्रामेटिक मोनोलॉग के बारे में बात कर चुके हैं। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग में क्या है, जो ड्यूक है ना वो एक खुद ही बोलता है। सिर्फ जो इनवॉय जो मैसेंजर आया है उसके रिश्ते के बारे में बातचीत करने के लिए, तो वो सिर्फ सुनता रहता है। लिसनर है वो, साइलेंट लिसनर। मोनोलॉग के अंदर, ड्रामेटिक मोनोलॉग के अंदर व्यक्ति अकेला स्पीकर होता है। तो इसमें स्पीकर कौन है? ड्यूक है साथियों। इनवॉय या जो मैसेंजर है वो इसका ड्यूक के पास एक रिश्ते के बारे में बातचीत करने के लिए आता है। तो जो ड्यूक है वो उसको एक अपनी प्राइवेट आर्ट गैलरी के अंदर लेकर जाता है और वहां पे क्या है, एक पोर्ट्रेट टंगा हुआ है। किसका? उसकी लास्ट डचेस का, जो पिछली पत्नी है उसका। तो उसको देख के वो स्पीकर है जो ड्यूक है वो खुद ही बोलता है, दैट्स माय लास्ट डचेस पेंटेड ऑन द वॉल। ये मेरी लास्ट डचेस है, मेरी प्रीवियस डचेस है, पेंटेड ऑन द वॉल, जिसका दीवार पर चित्र है। लुकिंग एज इफ, ऐसे लग रहा है जैसे कि क्या हो, शी वर अलाइव, जैसे कि वो जीवित हो। तो फर्स्ट लाइन से तुम्हें पता चलता है कि वो प्रीवियस वाइफ है, लेकिन डेड वाइफ है उसकी, मतलब उसकी मौत हो चुकी है। उससे हमें सेकंड लाइन में पता चलेगा, लुकिंग एज इफ शी वर अलाइव। तो इसके अंदर भी साथियों यहाँ पे माई का वर्ड यूज किया है उसने, माई लास्ट डचेस, माई वर्ड का यूज किया है। इसका मतलब इसका नेचर है पजेसिव है। अभी भी उसकी डेथ हो चुकी है फिर भी वो क्या कह रहा है कि मेरी लास्ट जो डचेस है उसके बारे में। तो यहाँ पे उसका थोड़ा नेचर पता चल रहा है कि वो एक पजेसिव नेचर का व्यक्ति है। लुकिंग एज इफ शी वर अलाइव, और ऐसे लग रहा है जैसे कि वो जीवित हो। तो एज इफ, एज का यूज हुआ है ना जैसे कि, तो सिमिली का यूज हो गया इसमें। और साथियों इसके अंदर हाइपोथेसिस का यूज हुआ है, सब्जेक्टिव मूड का यूज हुआ है इसमें। जब अपन क्या करते हैं एक सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगाते हैं तो वो होता है सब्जेक्टिव मूड, जिसमें क्या एक तरीके से कल्पना की जाती है। अब वो कल्पना ही कर रहा है ना, इमेजिनेशन कर रहा है कि जैसे कि वो जीवित हो।
आई कॉल। अब आई कॉल का इस जो लाइन है इससे कोई लेना देना नहीं है। पोएट ने क्या किया है साथियों, फर्स्ट जो लाइन है ना उसके साथ तुकबंदी बिठाने के लिए यहाँ पे यूज किया है इसको, वॉल कॉल, यानी एक कपलेट है। हालांकि आई कॉल का अर्थ है जो अगली जो लाइन है उसके साथ मिलेगा। आई कॉल दैट पीस ए वंडर, मैं इसको क्या कहता हूँ इस जो चित्र है पोर्ट्रेट है इसको एक आश्चर्य कहता हूँ, यानी शानदार कहा है इसने, आश्चर्य कहता हूँ। नाउ फ्रा पेंडोल्फ हैंड्स वर्कड बिजली डे, इसने कहा कि वो, मैं इस चित्र को इतना शानदार कहता हूँ, एक आश्चर्य है कि फरा पेंडोल्फ ने क्या किया। इस फरा पेंडोल्फ के जो हाथों ने क्या किया, पूरे एक दिन में लगभग बिजली मतलब बिल्कुल व्यस्त रहा वो पूरे एक दिन। एंड देयर शी स्टैंड्स, और ये यहाँ पर खड़ी है, यानी पोर्ट्रेट है, पता चल गया अपन को भी फुल साइज का पोर्ट्रेट है, खड़ा हुआ पोर्ट्रेट है वो, ऐसा नहीं अभी फेस फेस का पोर्ट्रेट है, पूरा उसके शरीर उसमें दिख रहा है और खड़ी अवस्था में दिख रहा है, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो। इसमें देखो फ्रा पेंडोल्फ, इसने एक पेंटर का नाम बताया है साथियों। फ्रा का अर्थ होता है फ्रायर, और फ्रायर वर्ड है ना वो बना है फ्रेड से, जिसका अर्थ होता है मोंक। मोंक और होता है सन्यासी, यानी ये जो पेंडोल्फ है फरा पेंडोल्फ, ये एक पेंटर है और सन्यासी पेंटर है। तो इसने क्या किया है, अपन को कंपटीशन एग्जाम में छोटे क्वेश्चन में आ सकता है कि इसकी पेंटिंग किसने बनाई थी, तो वो बनाई थी फरा पेंडोल्फ ने, और वो क्या था, एक मोंक था, सन्यासी था। और इसने कहा है कि फ्रा पेंडोल्फ हैंड्स, फ्रा पेंडोल्फ के हाथों ने बनाया उसको। तो देखो अकेले हाथों ने थोड़ी बनाया उसको, उसमें उसका माइंड भी लगा है, उसकी इमेजिनेशन लगी, उसके आंखों का भी रोल है, हर चीज का रोल है। इसलिए क्या यहाँ पे कौन सा लिटरेरी टर्म का यूज हुआ है, सिनेक्डगी का यूज हुआ है साथियों। सिनेक्डगी अपने लिटरेरी टर्म यूज करते हैं, उसमें क्या होता है, पार्ट को बताने के लिए होल का यूज कर दिया जाता है और पूरे होल को बताने के लिए पार्ट का यूज किया जाता है। इसमें देखो अभी हैंड्स का यूज किया जा रहा है किसके लिए, फ्रा पेंडोल्फ के लिए, फ्रा पेंडोल्फ की पूरी बॉडी के लिए, तो यहाँ पे सिनेक्डगी का यूज किया गया है। और इसमें एक बताया गया कि उसने कितने दिन में बनाई थी, तो उसने सिर्फ क्या एक दिन में, वर्क बिजली अ डे, पूरे एक दिन में बनाई थी। तो ये भी आपको एक सिंगल डे में उसने बनाई है, तो छोटे क्वेश्चन में ये आ सकता है। और देयर असिस्टेंट्स, और वो वहां पे खड़ी है, यानी उसका पोर्ट्रेट बना दिया उसने। विल नॉट प्लीज यू सिट एंड लुक एट हर, क्या कृपया करके आप यहाँ बैठोगे नहीं और उसकी ओर देखोगे नहीं। तो अब इतना बड़ा जो ड्यूक है, काउंट है, एक मतलब सर्वेंट टाइप का है, वो दूत है वो, उसको कह रहे हैं क्या प्लीज आप बैठोगे नहीं। तो इसमें क्या है, प्लीज वर्ड का यूज कर दिया है पोर्ट ने, लेकिन यहाँ पे क्या है, ज्यादा कमांड का पता चल रहा है भी, वो कमांड है ना, उसने एक तरीके का आदेश दिया है। आई सेड फ्रा पेंडोल्फ बाय डिजाइन, डिजाइन का साथ ये होता है डेलिबरेटली। आई किसके लिए यूज हुआ यहाँ पे, ड्यूक के लिए। ड्यूक ने कहा, ड्यूक कहता है कि मैंने कहा है, फ्रा पेंडोल्फ का नाम है ना वो दोबारा लिया है, जानबूझ कर लिया है, यानी जो इसका पेंटर है वो क्या है, ये प्रेशर देने के लिए, इन्वॉय को बताने के लिए, वो क्या था, एक मॉन्क था। तो इससे हमें पता चलता है साथियों की, और मॉन्क उसने क्यों यूज किया था, पेंटर है उसको मॉन्क ही क्यों सिलेक्ट किया। तो इससे हमें अंदाजा लगता है कि क्योंकि मॉन्क क्या होते हैं साथियों, एक पवित्र आत्मा की तरह होते हैं, वो किसी तरीके का फ्लर्ट नहीं करते। तो इसको एक तरीके से शक था अपनी पत्नी पे कि कहीं ना कहीं कोई पेंटर है वो फ्लर्ट किसी प्रकार का न करे मेरी वाइफ के साथ, डचेस के साथ। तो क्योंकि पहले जमाने में जो पेंटर होते थे वो तो सामने बिठा के अपने पेंट करते थे ना, उसको पोर्ट्रेट बनाते थे, आज की तरह से क्लिक से नहीं होता था। तो वो इसलिए क्या है, वो कह रहा है कि मैंने एक, इसलिए मैंने क्या किया, एक मोंग को सिलेक्ट किया, और उसको भी देखो मोंग को भी उसने ना एक सिंगल डे दिया, इतना शकी आदमी कि उसने सिर्फ एक दिन दिया कि सिंगल डे में बना दे पोर्ट्रेट। तो आपको इससे पता चल रहा है कि एक थोड़ा सा इसके क्या है, पजेसिव नेचर का व्यक्ति है ये। फॉर नेवर रीड स्ट्रेंजेस लाइक यू दैट पिक्चर्ड काउंटनेस, काउंटनेस होता है साथियों एक्सप्रेशन। अब ये कहता है कि फॉर नेवर रीड, कभी नहीं पढ़ सकते, स्ट्रेंजर्स लाइक यू, तुम्हारे जैसे जो स्ट्रेंजर है ना उनके समझ में नहीं आता, पढ़ने का अर्थ यहाँ पे मतलब समझ में नहीं आता है। दैट पिक्चर्ड काउंटनेस, इस प्रकार के जो पोर्ट्रेट पे जो एक्सप्रेशन है ना, दैट डेप्थ, जितने गहरे, एंड पैशन ऑफ इट्स अर्नेस्ट ग्लैंस, इस इतने ज्यादा इसके जो एक्सप्रेशन है, जो सजीव इसके जो एक्सप्रेशन है पोएम इसके पोर्ट्रेट के अंदर, उसको जो तुम्हारे जैसे स्ट्रेंजर है ना वो तो समझ ही नहीं पाते हैं। बट टू माई सेल्फ दैट एंड, जब वो समझ नहीं पाते कि इतने ज्यादा आकर्षित करने वाले एक्सप्रेशन कैसे है, यानी ये जो पोर्ट्रेट है इसके अंदर वो स्माइलिंग इसका फेस दिया गया है। तो ये कह रहा है कि ये इतना ज्यादा जो एक्सप्रेशन है ना, इतना शानदार जो एक्सप्रेशन है
स्माइलिंग जो फेस है इसका, इससे क्या है, इसका जो भाव है ना, ये कैसे आए ये बातें, मतलब कोई भी स्ट्रेंजर है तुम्हारे जैसे, वो क्या करते हैं समझ ही नहीं पाते हैं। और बट टू माई सेल्फ दे टर्न, और वो फिर क्या करते हैं, जब उनके समझ में नहीं आता है तो वो मेरी ओर मुड़ते हैं। ये जो ब्रैकेट वाला अपन बाद में पढ़ते हैं, बट टू माई सेल्फ दे टर्न, वो मेरी ओर मुड़ते हैं, एंड सीम्ड एज दे वुड आस्क मी, और ऐसे प्रतीत होता है कि वो मेरे से पूछेंगे, कि मेरे से पूछेंगे कि इसका क्या अर्थ है, क्या राज है इसके अंदर, कि वो क्या कर रही है, इतनी ज्यादा मुस्कुरा रही है इसके अंदर, इतने ज्यादा उसके एक्सप्रेशन है, सजीव एक्सप्रेशन है उसके। इफ दे डस्ट, अगर उनके साहस हो, डस्ट का अर्थ हो गया मतलब डेयर, अगर वो साहस करे तो वो मेरे से पूछ सकते हैं, हाउ सच ए ग्लांस केम देयर, कि ये इतना ज्यादा जो अच्छा एक्सप्रेशन है, शानदार एक्सप्रेशन है, वो यहाँ पे कैसे आया, ये मेरे से पूछ सकते हैं। लेकिन क्या है, उनके तो साहस नहीं है, क्योंकि ये ड्यूक है, और कोई भी अजनबी व्यक्ति है वो ड्यूक से सवाल कर नहीं सकता। तो इसने कहा अगर वो साहस करे ना, उनके मन में जरूर आता है कि ये इतने सजीव एक्सप्रेशन है, इतने शानदार एक्सप्रेशन है, वो कैसे आए। नोट द फर्स्ट आर यू टू टर्न एंड आस्क दस, तुम पहले नहीं हो जो मेरी ओर मुड़ोगे, यानी मेरी ओर देखोगे और ये चीजें पूछोगे, कि तुम पहले नहीं हो। बहुत सारे ऐसे हैं जिनके मन में यह सवाल उठता है और मेरी ओर देखते हैं वो, कि मेरे से पूछने की कोशिश करते हैं। तुम पहले नहीं हो, तुम्हारे मन में भी ऐसे हो रहा होगा कि ये क्या है, इतने ज्यादा एक्सप्रेशन इसके कैसे आए। अब हम ब्रैकेट वाली लाइन पढ़ते हैं, सिंस नन पुट्स बाय द कर्टेन आई हैव ड्रॉन फॉर यू बट आई। अब साथियों इसके अंदर देखिए, यू तो अर्थ हो गया इन्वॉय के लिए कहा है इसने, और आई का किसके लिए यूज हुआ है, खुद ड्यू के लिए। तो ड्यू कहता है कि हालांकि कोई भी ना इस पर्दे को हटाता नहीं है, द कर्टेन आई हैव ड्रॉन फॉर यू, सिर्फ मैंने आपके लिए ये कर्टेन है, पर्दा ये हटाया है, बट आई, सिर्फ मैं इसको हटा सकता हूं, और मैंने ही आपके लिए ये पर्दा हटाया है, किसी को अलाउड नहीं है इस पर्दे को हटाने की। यानी इसने देखो कितना पॉजिटिव नेचर का व्यक्ति है, इसने जो डेड डचेस है ना उसकी पोर्ट्रेट के आगे भी एक पर्दा लगा रखा है, कि ताकि कोई देख ना सके, और कोई उसके एक्सप्रेशन है ना वो उसको निहार ना सके, तो इसलिए उसने पर्दा लगा रखा है और इसको कहना चाहता है। और तो इसमें पता चल रहा है कि एक जो ड्यूक है ना वो एक कनिंग नेचर का व्यक्ति है इस तरीके से, क्योंकि जो इन्वॉय आया है ना उसको ये एकदम कह रहा है कि ये देखो एक सीक्रेट चीज है एक तरीके से, और इसको मैं ही आपको दिखा रहा हूँ, और ऐसे किसी को स्ट्रेंजर्स को हम दिखाते नहीं, आपको दिखा रहा हूँ। इसका मतलब क्या है कि उसको थोड़ी तवज्जो देना चाहता है, क्योंकि जो अपने जनरली भी अपने कोई रिश्ता लेके आते हैं, लड़की की तरफ से आने वाले होते हैं, उनकी पूरी खूब सेवा की जाती है ना, एक तरीके से उनको खास बना दिया जाता है, तो ताकि कहीं हाँ भर दे। उसी तरीके से ड्यूक है ना, कि उसकी वाइफ है, उसकी डेथ हो चुकी है, तो अब दूसरी शादी करना चाह रहा है, तो उसको वो एक इम्प्रेस करना चाहता है, तो इम्प्रेस करने के चक्कर में वो कह रहा है कि आपके लिए मैंने पर्दा हटाया है। तो इसमें क्या है साथियों, मेटाफर का यूज किया गया है। ऐसे बताया गया है कि इसमें जो ड्यूक के जो सीक्रेट है ना उसके अंदर इसमें मेटाफर का यूज किया गया है। तो अगली लाइन पढ़ते हैं साथियों। अब इसने सारे बता दिया कि जो एक्सप्रेशन है, आप जैसे अजनबी आते हैं उनके समझ में नहीं आता है, तो वो मेरी ओर मुड़ते हैं, हालांकि क्या है उनके साहस नहीं है। अगर वो साहस करे तो वो मेरे से पूछ ले, क्या, कि ये ग्लांस है ना, इस तरीके का जो ग्लांस है ये कैसे आया, इस तरीके का एक्सप्रेशन कैसे आया, और तुम तो पहले नहीं हो तुम, और भी बहुत सारे आए हैं जो, और इस तरीके का मन में उनके पूछने की रहती है। अब ये क्या कहता है, हालांकि इन्वॉय ने पूछा नहीं है, अब खुद ही बता रहा है कि ये ग्लास कैसे आया। सर इट वाज नॉट हर हस्बैंड प्रेजेंस ओनली, सर, अब सर किसको कहा है इसने, इन्वॉय को। इन्वॉय को कहता है इट वाज नॉट हर हस्बैंड प्रेजेंस ओनली, यह केवल उसके हस्बैंड की प्रेजेंस नहीं थी। कॉल्ड दैट स्पॉट ऑफ जॉय टू द डचेस चीक, साथियों ये कहता है कि सर यह सिर्फ उसके हस्बैंड की प्रेजेंस, हस्बैंड यहाँ पे कौन है, हर हस्बैंड ड्यूक खुद है, कि मेरी खुद की प्रेजेंस ही उसकी, मेरे वहां प्रेजेंस थी, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी प्रेजेंस के कारण उसके क्या है, ये स्पॉट ऑफ जॉय है इनटू डचेस चीक, कि डचेस के गालों पे जो आनंद का एक एक्सप्रेशन आया ना, स्पॉट ऑफ जॉय होता है आनंद का जो भाव, आनंद का भाव उसकी गालों पे जो आपको दिखाई दे रहा है, वो मेरी एक अकेले की प्रेजेंस से नहीं आया है। परहैप्स फ्रा पेंडोल्फ चांस टू से, शायद फ्रा पेंडोल्फ ने क्या है कोई कमेंट किया है, कहने का उसको मौका मिला है, हर मेंटल लैप्स ओवर माय लेडीज रिस्ट टू मच, हर किसके लिए यहाँ पे, उसकी लेडी के लिए, डचेस के लिए। उसने कहा होगा कि उसका जो मेंटल लैप्स है, यानी इसने जो पहन रखा है ये, इसको कहते हैं क्लो के लबादा, कि जो आपने ये पहन रखा है लबादा, उसकी जो मेंटल लैप्स ओवर माय लेडीज रिस्ट टू मच, कि उसकी जो बाहें है ना उसकी कलाई को ज्यादा बिल्कुल ढक रही है, रिस्ट होता है कलाई,
कि मेरी पत्नी की कलाई के ऊपर ज्यादा वो लबादा पड़ा हुआ है, ऐसा कहा होगा या तो, या अथवा मतलब या और क्या कहा होगा, पेंट मस्ट नेवर होप टू रिप्रोड्यूस द फेंट हाफ प्लस दैट डाइज along हर थ्रोट। और या तो एक कमेंट ऐसे किया होगा कि आपका जो लबादा है ना उसको थोड़ा हटाओ, आपकी रिस्ट है ना वो दिख नहीं रही है, ऐसे कह दिया होगा। या उसने कहा कि पेंट है ना कलर है, मस्ट नेवर होप उससे आशा नहीं की जा सकती, रिप्रोड्यूस उस उत्पन्न करने की, द फेंट इस प्रकार का जो मतलब धुंधला फेंट हाफ प्लस देट डाइज लोंग हर थ्रोट, कि आपकी जो ब्यूटी है ना उसने एडमायर किया होगा, ऐसे कमेंट किया होगा कि आपके अंदर जो ब्यूटी है ना उसको कलर है वो क्या कर सकता है, दिखा नहीं सकता है आपकी इतनी ब्यूटी। और दूसरी जो लाइन है ना, फेंट हाफ प्लस देट डाइज लोंग हर थ्रोट, जिस प्रकार कोई हंसते हैं अपने, हंसते हैं तो अपना यहाँ से चेहरा है ना जो अपने चेहरे से नीचे होते हुए से जो बहुत ज्यादा मतलब ब्यूटीफुल होते हैं ना, और जिनके मतलब कलर वाइट होता है और उसके क्या होते हैं जो ज्यादा गोरे होते हैं उसमें उनके जो खून एक तरीके से ऐसे दिखता रहता है, उनकी नाड़ियां दिखती रहती है, या जो दुबले ज्यादा होते हैं उनके दिखती रहती है। तो दो हंसते हैं ना तो ऐसे लगता है कि वो हंसी उनकी यहाँ से जाके और थ्रोट तक जाके वो गायब हो रही है। तो इसी तरीके से उसने कमेंट किया फ्रायर ने, जो फ्रा पेंडोल्फ ने कहा होगा या तो कि आपकी जो लबादा है ना उसको थोड़ा हटाओ, इसकी जो आपकी रिस्ट के ऊपर ज्यादा है, ये रिस्ट दिखाई नहीं दे रही है, आपकी कलाई दिखाई नहीं दे रही है, तो वो शर्मा गई होगी। जिस प्रकार अपने किसी की प्रशंसा में कह देते हैं कि आपकी प्रशंसा के लिए तो कोई शब्द ही नहीं बना है, तो उसी प्रकार जो फ्रा पेडोक ने कहा है कि आपकी ब्यूटी इतनी ज्यादा है कि आपकी ब्यूटी को एक पेंट के द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। तो इसने कहा है कि ये बातें जब दोनों में से कोई एक बात बोली है या दोनों बोली होगी तो वो एक शर्मा गई होगी, और उसके डचेस के गालों पे क्या है, एक वो एक्सप्रेशन आया है, और उस एक्सप्रेशन से लोग सोचते हैं कि वो सिर्फ मेरी प्रेजेंस से आया है। तो इसका ये क्या है, बिल्कुल इसने एक सोच रखा है, हालांकि ये हो सकता है इसने नहीं कहा हो, लेकिन ये क्या एक शकी व्यक्ति है। तो इसने कहा कि उसको उसने फ्लर्ट किया होगा, किसने, फ्रापेडोल्फ ने भी फ्लर्ट किया होगा, ऐसे कमेंट किया होगा कि आपकी जो मेंटल लैप्स है, आपकी जो ये लबादा है ना ये क्या कर रहा है, आपकी कलाई को ढक रहा है, तो वो शर्मा गई होगी और मुस्कुरा दी होगी। या उसने कहा होगा कि आपकी ब्यूटी है इतनी शानदार कि उसको तो पेट के द्वारा प्रदर्शित किया ही नहीं जा सकता, इम्पॉसिबल है, तब वो शर्मा गई होगी। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं साथियों, सच स्टफ वाज कर्टसी शी थॉट एंड कोज इन द फॉर कॉलिंग अप दैट स्पॉट ऑफ जॉय। अब ऐसी बात, ऐसी बातें, ऐसी जो कमेंट है फरा पेंडू अपने किए, वाज करती शी थॉट उसने सोचा कि ये क्या होगा, एक शिष्टाचार पूर्वक कमेंट होगा। जो डचेस है उसने तो सोचा होगा कि ये शिष्टाचार पूर्वक बातें हैं, उसने जो कमेंट किया है उसने सोचा होगा, एंड कोज इनफ फॉर कॉलिंग अप दैट स्पॉट ऑफ जॉय, और इतना उसके लिए काफी था, किसके लिए, स्पॉट ऑफ जॉय, जो मुस्कुराने के लिए, कि उसने तो सोचा होगा कि ये बातें क्या एक शिष्टाचार की तरह है, जैसे फ्रा पेंडुल्फ ने कहा जो दो कमेंट किए, उसने सोचा कि ये शिष्टाचार पूर्वक ये बातें हैं, और उसने इतना उसके लिए काफी था हंसने के लिए, मुस्कुराने के लिए। तो इसमें सच और स्टफ के अंदर एलिट्रेशन का यूज किया गया, एस एंड एस एलिट्रेशन का यूज है साथ ही उसमें। शी हैड ए हार्ट हाउ शेल आई से, अब वापस शी किसके लिए है, डचेस के लिए। अब ड्यू कहता है कि उसके पास इतना दिल था, हाउ शेल आई से मैं कैसे कहूं, टू सून मेड ग्लेड टू इजिली इम्प्रेस्ड, वो बहुत ज्यादा जल्दी तो क्या हो जाती थी, खुश हो जाती थी, और बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाती थी, आसानी से तो इम्प्रेस हो जाती थी और आसानी से खुश हो जाती थी। अपनी पत्नी के बारे में बता रहा है, शी लाइक्ड व्हाटएवर शी लुक्ड ऑन, वो जिस चीज को भी देख लेती थी उसको पसंद करती थी, वो जिसको भी देखती ना उसको पसंद कर लेती थी, कोई भी चीज हो चाहे वो। एंड हर लुक्स वेंट एवरीवेयर, और उसका लुक है ना वो भी चारों ओर फैल जाता था, यानी जहां वो जाती थी वहां के जो लोग हैं या की चीजें हैं ना वो भी क्या हो जाते थे, उससे इंप्रेस हो जाते थे, यानी उसका लुक भी चारों ओर फैल जाता था। तो साथियों इसके अंदर देखिए पर्सोनिफिकेशन का यूज किया गया है। पर्सोनिफिकेशन होता है साथियों मानवीयकरण। अब लुक्स है ना, यहाँ पे किसी का लुक है वो चारों ओर फैल गया, लुक तो फैलता नहीं है, वो व्यक्ति होता है वही होता है ना, इसलिए यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का यूज है। इसके साथ यहाँ पे हाइपरबली का यूज किया गया साथियों, हाइपरबली होता है अतिशयोक्ति। और वो इतने ज्यादा बढ़ा चढ़ा के अपनी वाइफ के बारे में बता रहा है कि उसका लुक है ना चारों ओर जहां जाता है वहां लोग इंप्रेस हो जाते थे, तो यहाँ पर भी क्या है, और उसका चारों ओर लुक फैल जाता था। तो ठीक है, यहाँ पे हाइपरबली का यूज किया गया है। सर इट वाज ऑल वन,
ऑल वन का अर्थ साथियों यहाँ पे सेम अर्थ है। सर यह सेम था, सभी के लिए सेम था, यानी सभी के लिए समान था। माई फेवरेट हर ब्रेस्ट, फेवर का अर्थ है साथियों ऑर्नामेंट, ये सभी के लिए समान था, यानी सभी चीजों को वो लाइक करती थी, सभी के लिए इंप्रेस हो जाती थी, सभी के लिए खुश हो जाती थी। द फेवर एट हर ब्रेस्ट, द ड्रॉपिंग ऑफ द डेलाइट इन द वेस्ट, द बो ऑफ चेरी सम ऑफिशियस फूल ब्रोक इनटू द ऑर्चार्ड फॉर हर, द व्हाइट म्यूल शी रोड विद राउंड द टेरेस ऑल एंड ईच। अब साथियों ये कहना चाहता है ड्यूक की डचेस है ना, वो इतनी ज्यादा इंप्रेस हो जाती थी, इजीली इंप्रेस हो जाती थी, बहुत ज्यादा खुश हो जाती थी, और सभी चीजों के लिए समान रूप से वो खुश होती थी, सभी को समान रूप से लाइक करती थी। जैसे कि माई फेवर, फेवर करते साथ ऑर्नामेंट, कि मैंने कोई उसको ऑर्नामेंट दिया, एट हर ब्रेस्ट, उसकी ब्रेस्ट के लिए, यानी ब्रेस्ट पे पहने जाने वाला कोई हार, कोई उसको हार दिया, तो उसके लिए भी वो समान रूप से खुश है, उसको लाइक कर रही है। द ड्रॉपिंग ऑफ द डे लाइट इन द वेस्ट, और सूर्यास्त जब होता है, सूर्यास्त होता है पश्चिम के अंदर, तब भी वो क्या है, उसको देख के वो खुश हो जाती है। और द बो ऑफ चेरीज, और चेरीज की क्या गुच्छा, सम ऑफिशियस फूल ब्रोक इन द ऑर्चार्ड फॉर हर, यानी किसी बगीचे से कोई ऑफिशियस फूल, मतलब एक कर्मचारी है, और किस टाइप का कर्मचारी, जो एक आपराधिक प्रवृत्ति के कर्मचारी होते हैं ना, उनके लिए यूज किया कि मेरे जो सर्वेंट है कोई आपराधिक प्रवृत्ति का भी कोई होता है, वो भी अगर उसको ला के दे देता है ना, उसके लिए वो खुश, चेरी का जो गुच्छा है कोई बगीचे से तोड़ के उसको ला के दे देता है, तो वो भी क्या है, उससे भी खुश हो जाती है। द व्हाइट म्यूल, म्यूल वैसे साथी होता है खच्चर, कि जो सफेद घोड़ा है, शी रोड विद राउंड द टेरेस ऑल एंड ईज, जो व्हाइट घोड़ा है जिस पर वो सवारी करके क्या ऊपर छत के ऊपर घूमती है चारों तरफ, यानी बड़ा महल होगा, उसके ऊपर जगह होगी छत के ऊपर घोड़े दौड़ाने की, तो ऊपर जो वो घूमती है घोड़ा लेकर चारों तरफ, तो उससे भी वो खुश हो जाती है। तो इसमें देख लो किस किन किन चीजों से खुश हो जाती है, वो सेम खुश होती है, तो वो आप कंपटीशन के एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे। एक तो उसका फेवरेट ब्रेस्ट, यानी उसका कोई हार है उससे, या डे लाइट इन द वेस्ट उससे खुश हो जाती है, या चेरीज ऑफ सम ऑफिशियस फूल के द्वारा जो कोई लेके दिया जाता है, ऑफिशियस फूल के द्वारा कोई चेरीज ली जाती है उससे खुश हो जाती है, और व्हाइट म्यूल से खुश हो जाती है। यानी जो भी चीजें उसको प्रेजेंट की जाती है ना, सभी चीजों से वो समान रूप से खुश होती है। तो यहाँ पे साथियों डे लाइट इन द वेस्ट, ड्रॉपिंग डे लाइट के अंदर क्या है, एलिट्रेशन का यूज किया गया है। और इसमें देखो व्हाइट म्यूल शी रोड विद डाउन द ट्रेस, इसमें चीजों को बता रखा है कि इसमें सिंबोलिज्म का यूज किया गया साथियों। इसमें बताया गया है इन लाइंस के अंदर दो द बो से लेकर व्हाइट म्यूल तक, अपन इसमें पता चल सकता है कि ये सभी चीजों को समान रूप से क्या कर रही है, एक तरीके से समान रूप से देख रही है, समान रूप से उनको थैंक यू बोल रही है, समान रूप से हंस रही है। तो यहाँ पे सिंबोलिज्म का यूज किया गया, और सिंबोलिज्म का यहाँ पे किस तरीके से यूज किया गया कि ये एक इनोसेंट है, हमें पता चल रहा है कि वो एक इनोसेंट लड़की है। और रोड एंड राउंड के अंदर क्या है, एलिट्रेशन का यूज किया गया है। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, ऑल एंड ईच वुड ड्रा फ्रॉम हर अलाइक द अप्रूविंग स्पीच, प्रत्येक चीज है ना उसको जो भी प्रेजेंट की जाती थी, सभी के अंदर क्या है, वो एक तरीके से अप्रूविंग स्पीच यानी पॉजिटिव स्पीच बोल देते थे, सभी को हाँ बोल देते थे वो कि बहुत बढ़िया है। और प्लस एटलीस्ट, या वो क्या करते थे, शर्मा जाती थी, यानी या तो वो बोल देती भी थैंक यू आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इस तरीके से वो कह देती, कोई भी चीज उसको ला कर देता, या क्या वो थोड़ी शर्मा जाती, शर्मा जाती उसके सामने, मतलब स्माइल कर देती वो। शी थैंक्ड मैन गुड but thanked somehow I know not how as if she ranked my gift of 900 years old name with anybody's gift। अब वो कहता है शी, यहाँ पे डचेस है, डचेस के लिए कहता है कि शी थैंक्ड मैन, वो व्यक्तियों को धन्यवाद देती थी, गुड अच्छा है, बट थैंक्ड समहाउ, लेकिन इस प्रकार से धन्यवाद देना, आई नो नोट हाउ, मुझे नहीं पता वो किस प्रकार धन्यवाद देती थी। एज इफ शी रैंक्ड माई गिफ्ट ऑफ 900 ईयर्स ओल्ड नेम, जैसे कि उसने मेरी जो गिफ्ट है ना 900 ईयर्स ओल्ड नेम, यानी 900 साल पुराने अपने पीढ़ी के बारे में बात कर रहा है कि मेरा वंशज है ना, वो 900 साल का मेरा परिवार है, वंशज है, मेरी पीढ़ी है, जो हमारे किंगशिप चल रही है, हमारी जो राजाओं की जो पीढ़ियां चल रही है 900 सालों की, उनका जो गिफ्ट है ना, उनके गिफ्ट को दूसरे जो सामान्य लोग हैं उनके गिफ्ट से वो किस प्रकार क्या है, एक तुलना कर सकती है या सेम कैसे रख सकती है। इसने कहा कि शी रैंक्ड माय गिफ्ट ऑफ ए 900 ईयर्स ओल्ड नेम विद एनीबॉडीज गिफ्ट, यानी मैं गिफ्ट दे रहा हूं उसको,
या मेरे परिवार में जो चीजें हैं भी हम एक तरीके से अपर लेवल के लोग हैं, और हम जिस प्रकार से हमें जरूरी भी नहीं है कि हम किसी को थैंक यू बोले, लेकिन ये क्या कर रही है, हमारे जो 900 सालों की पीढ़ियों ने जो कुछ नहीं किया, ये वो हमारे परिवार का जो नाम है ना उसको दांव पे लगा रही है। इस प्रकार के, यानी ये क्या है, इस प्रकार के जो हर बार ये अप्रूविंग स्पीच देती है या ये ब्लश करती है या जो थैंक यू करती है हर व्यक्ति को, तो इससे क्या है, ये एंग्री हो गया है, क्रोधित हो गया है। Who would stoop to blame this sort of trifling? Stoop होता है साथियों झुकना। कौन झुके? To blame करने के लिए, लगाने के लिए कौन झुके? This sort of trifling, इस प्रकार की तुच्छ बातों को। ये कहता है कि मैं, ये तुच्छ बात है एक तरीके की, और ऐसी तुच्छ बात है हमारे परिवार को तो एक तरीके से सूटेबल नहीं है। तो ऐसी तुच्छ शिकायतें करने के लिए या तुच्छ बातें हैं उसका दोष लगाने के लिए क्या है, कौन झुके? इसमें भी एक दोष लगाने में एक झुकना है। इसने कहा इवन हैड यू स्किल, अगर आपके पास क्या हो, स्किल हो। अब हालांकि हु वुड स्टूप टू ब्लेम दिस सॉर्ट ऑफ ट्रिफलिंग, क्या एक रिटोरिकल क्वेश्चन है साथियों कि इस प्रकार के तुच्छ बातों के लिए कौन झुके। यानी रिटोरिकल क्वेश्चन कौन सा होता है साथियों, जिसमें हमें आंसर की कोई उम्मीद नहीं होती, ना आंसर की जरूरत होती है। इसने कहा कि इन छोटी सी बातों के लिए कौन झुके। इवन हैड यू स्किल इन स्पीच, अगर तुम्हारे अंदर क्या होती है, एक स्किल होती, विच आई हैव नॉट, जो मेरे अंदर नहीं है, यानी स्पीच करने की, भाषण नहीं है यहाँ पर, बोलने की इस तरीके की कला। जैसे किसी को समझाना होता है तो एक इनडायरेक्टली, सीधा डायरेक्ट उसको कहेंगे तो वो दुखी हो जाता है, लेकिन अगर कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि बात करने का तरीका ऐसा होता है कि वो इस तरीके से बात को घुमा के उसके व्यक्ति के ऊपर फिट कर देते हैं कि वो खुद ही समझ जाता है कि ये मेरे बारे में कह रहा है। तो ये कहता है कि अगर मेरे पास क्या है, वो स्किल भी होती ना, जो मेरे पास तो नहीं है, यानी बोलने की जो स्किल है वो ये एक्सेप्ट कर रहा है कि मेरे पास वो नहीं है। टू मेक योर विल क्वाइट क्लियर टू सच एन वन, कि अपनी जो विल है ना, इच्छा है, वो पूरी करने के लिए कहा जा सकता था, अपनी इच्छा क्लियर कहा जा सकता था। क्या कहा जा सकता है? एंड से, और कहा जा सकता था जस्ट दिस और दैट इन यू डिस्कस्ड मी, कि ये चीजें है ना तुम्हारे अंदर, वो मुझे क्या करती है, घृणित करती है। हेयर यू मिस, यहाँ पर तुम फेल हो। और देर एक्सीड द मार्क, और यहाँ पे क्या हो रहा है, जो लेवल है ना उससे ऊपर जा रहा है। जो बातें या जो तुम्हारे जो कार्य है वो क्या है, एक लेवल से ऊपर जा रहे हैं, ऐसा कहा जा सकता था अगर मेरे अंदर क्या होती, वो स्किल होती। एंड इफ शी लेट herself be listened so, nor plainly set her wits to yours, forsooth and made excuse, even then would be some stooping. And if she let herself be listened so, अगर मैं ये चीजें कहता कि तुम्हारे अंदर ये चीजें सही नहीं है, इसको सुधार करो, तो हो सकता है कि वो क्या कर लेती, इफ सी लेट herself be listened so, वो सुधार करने की भी कोशिश करती, वो हाँ भर लेती कि हाँ बिल्कुल सुधार कर लूंगी। नोर प्लेली सेट हर विट्स टू योर्स, हालांकि उसकी जो विट्स है, हो सकता है कि उसकी बुद्धि है ना आपके जैसे, आपके समान सेट नहीं हो सकता है कि उसकी जो बुद्धि और जो कहने वाला बुद्धि है, यानी मेरी बुद्धि है, उसके अंदर क्या है, हमारी जो बुद्धिमत्ता है ना वो अलग अलग हो, और वो अपनी विट से क्या कर सके। हो सकता है कि वो एक्सक्यूज भी करे, बहाने बनाए कि ऐसा तो मैं नहीं, आपके अंदर मतलब आपने ऐसे सोच कैसे लिया, मैं ऐसे बिल्कुल ही ऐसा आपने गलत सोचा है, या मतलब कई टाइप के वो बहाने भी बना सकती थी, और मैं उसको कह भी सकता था। इवन देन वुड बी सम स्टूपिंग, फिर भी क्या है, वो जो शिकायतें मैं उसको करता, वो भी एक तरीके का क्या है, झुकना है। हालांकि वो मान लेती, ये कह रहा है कि वो मान भी लेती कि ठीक है, आपकी जो आदेश है वो मैं मान लूंगी, लेसन सो है ना, यानी मैं जो आपने कहा वो मैं मान लूंगी, सुधार कर लूंगी। ये हालांकि मेरी ऐसी प्रकार के कोई भी क्या है, मेरा विचार नहीं था, ऐसी जो आप सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं था, इस प्रकार के बहाने भी बनाती, और हो सकता है कि वो सुधार कर लेती, लेकिन उसमें भी क्या एक तरीके का क्या था, झुकना था। एंड आई चूज, और मैंने क्या किया, चुन लिया। इसने क्या किया, चुन लिया। एलिट्रेशन का यूज किया गया साथियों सम और स्टूपिंग के अंदर। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, एंड आई चूज नेवर टू स्टूप, और मैंने क्या चुना, कभी झुकना नहीं चुना, कि मैं कभी नहीं झुकूंगा। ओ सर, अरे सर, शी स्माइल नो डाउट, बिल्कुल सर, सर दोबारा कह दिया किसको, काउंट का जो आया है ना अपना इनवॉइस, कहा है कि सर श्रीमान, शी स्माइल नो डाउट, कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल नो डाउट वो स्माइल करती थी। Whenever I passed her, जब मैं उसके पास से गुजरता था ना, तो वो स्माइल करती थी। बट हु पास्ट विदाउट मच द सेम स्माइल, लेकिन और भी व्यक्ति ना उसके पास से गुजरते थे तो वो सेम स्माइल से क्या कर देती थी, स्माइल करती थी। पास्ट के अंदर साथियों यहाँ पे रिपीटेशन का यूज किया गया है साथियों, रिपीटेशन अपने लिटरेटर का यूज किया गया है पास्ट
और पास्ट जो मतलब सेम वर्ड आ जाते हैं एक ही लाइन में, तो वहां पे रिपीटेशन होता है। तो इसने कहा है कि देखो, मैं गुजरता था तो भी वो स्माइल करती थी, दूसरे लोग गुजरते थे पास से तो भी वो सेम स्माइल करती थी। दिस ग्रू आई गेव कमांड्स, और ये बढ़ता गया। दिस ग्रू, ये बढ़ता गया। आई गेव कमांड्स, यहाँ पे ग्रू और गेव के अंदर एलिट्रेशन का यूज किया गया है। इसलिए क्या किया, ये बढ़ता गया। एंड आई गेव कमांड्स, और मैंने क्या कर दिया, आदेश दे दिया। देन ऑल स्माइल स्टॉप टुगेदर, और तभी क्या हो गया, पूरी की पूरी स्माइल्स है वो क्या हो गई, एक साथ ही रुक गई, सभी की स्माइल रुक गई। तो साथियों, ये जो लाइन है ना, और इससे क्या पता चल रहा है, इससे पता चल रहा है कि उसकी डेथ हो गई है। तो यहाँ पे भी स्माइल्स और स्टॉप के अंदर क्या है, एलिट्रेशन का यूज किया गया है। इसने कहा कि मैंने आदेश दे दिया, कमांड दे दिया, आदेश दे दिया, और उसकी स्माइल को बंद कर दिया, रोक दिया उसको। तो स्माइल्स और स्टॉप के अंदर एलिट्रेशन का यूज है। और इसके अंदर सिनकडगी का यूज किया गया है साथियों। सिनकडगी क्या होता है, अभी पीछे अपने स्लाइड में बात की थी कि पार्ट को बताने के लिए होल का यूज कर दिया जाता है, होल को बताने के लिए पार्ट का। तो इसमें स्माइल्स से हमें पता चल रहा है उसकी स्माइल्स को रोक दिया गया, यानी उसकी पूरी की पूरी बॉडी है उसको खत्म कर दिया गया, मार दिया गया उसको। तो यहाँ पे सिनेक्टगी का यूज है। और यहाँ पे यूफिज्म लिटरेटरम का यूज किया गया साथियों। यूफिज्म क्या होता है कि कोई डिसएग्रीबल चीज है ना, उसको एग्रीबल वे में कहना। जैसे अपने कोई मर जाता है तो उसको कहते हैं कि उसका स्वर्गवास हो गया है, उसका देहांत हो गया है, ठीक है ना। उस वो डेड नहीं कहते, उसको पास्ट वे कहते हैं कि वो गुजर गया है वो। उसी तरीके से यहाँ पे जो ये ड्यूक है, ये बिल्कुल कनिंग नेचर का व्यक्ति है। इसने इससे चतुराई से बिल्कुल कहा है, इसको ऐसे कह देता कि मैंने उसको मार दिया, तो जो काउंट है ना, काउंट का जो मैसेंजर है, मैसेंजर पे क्या है, नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता। तो इसने इस तरीके से कहा कि उसकी स्माइल्स को मैंने रोक दिया आदेश देकर, यानी उसको मार दिया, तो सीधा नहीं कहा इसने। तो यहाँ पे यूफिज्म का यूज किया गया है। इसके साथ साथियों एक फेमस स्कॉलर हुए रॉबिन्सन। रॉबिन्सन ने कहा है कि ट्रेजेडी इन 5 वर्ड्स, देन ऑल स्माइल्स स्टॉप टुगेदर। ये 5 वर्ड्स है ना, इसको उन्होंने कहा है ट्रेजेडी इन 5 वर्ड्स, यानी 5 शब्दों के अंदर की ट्रेजेडी। ट्रेज तो आपके कंपटीशन एग्जाम में आ सकता है कि ट्रेजेडी इन 5 वर्ड्स है, वो कौन से वर्ड है, तो वो भी हो सकता है देन ऑल स्माइल स्टॉप टुगेदर। और किसने कहा है, तो रॉबिन्सन ने कहा है साथियों। देयर शी स्टैंड्स एज इफ अलाइव, ये वहां पे खड़ी है जैसे कि वो क्या है, जीवित है। वापस जो सेकंड लाइन के अंदर कहा था कि जैसे वो जीवित है, इसी तरीके से वापस कहता है कि यहाँ पे खड़ी है, यानी ये जो पोर्ट्रेट है बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे कि वो जीवित है। विल्ट प्लीज यू राइज, क्या आप चलेंगे नहीं। इसमें भी क्या है, सेंस आ रहा है साथियों कमांड का। वो ड्यूक है और उधर क्या है, वो एक इन्वॉय है। तो इन्वॉय को प्लीज कौन कहता है, तो ये एक तरीके का क्या है, मतलब एक तरीके का कमांड है कि क्या आप चलेंगे नहीं। वी विल मीट द कंपनी बिलो देन, अब हम क्या करेंगे, नीचे अन्य साथियों से भी मिलेंगे। वी विल मीट, नीचे जो एक दरबार है उसके अंदर अन्य साथियों से मिलेंगे। यानी इससे पता चल रहा है ये फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, फर्स्ट फ्लोर में हो सकता है आर्ट गैलरी, यहाँ पे ये बैठे हैं और यहाँ से वो आर्ट से गैलरी से जो इस अपनी पोर्ट्रेट के बारे में पूरी की स्टोरी बताई, अपनी लास्ट टचेस के बारे में। तो फिर कहता है कि चलो अपने अब नीचे मिलते हैं। आई रिपीट, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, यानी अब जो कोई बात कहेगा उसकी बारे में बातचीत इनकी पहले हो चुकी है। आई किसके लिए आया, यहाँ पे ड्यूक के लिए। ड्यूक कहता है मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, द काउंट योर मास्टर्स नॉन म्यूनिफिसेंस। म्यूनिफिसेंस होता है साथियों उदारता, कि जो आपके काउंट है ना, आपके जो स्वामी है वो उदारता के लिए जाने जाते हैं। इज एम्पल वारंट, एक पर्याप्त मेरे पास क्या गारंटी है, सबूत है, दैट नो जस्ट प्रिटेंस ऑफ माइंड फॉर डोवरी विल बी डिसअलाउड। तो मेरा इरादा यही है कि जो डोवरी के लिए तो बिल्कुल ही वो मना नहीं करेंगे, यानी दहेज तो बिल्कुल देंगे, क्योंकि इतने उदार है, इतने बड़े आदमी है, काउंट है वो, तो धन तो वो देंगे, डोवरी तो देंगे। तो इसका क्या मेरा इरादा है ना, उसकी पूरी गारंटी है कि वो धन तो देंगे ही देंगे। दो हिज फेयर डॉटर सेल्फ एज आई अवाउड एट स्टार्टिंग इज माई ऑब्जेक्ट, हालांकि उनकी जो सुंदर पुत्री है ना, सिर्फ जो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, वो ही मेरा क्या प्राइमरी ऑब्जेक्ट है, यानी प्राथमिक, मेरा प्राथमिकता है सिर्फ मेरे उस वो सुंदर लड़कियों से शादी करना। और इतने बड़े वो काउंट है, उदार है, तो वो क्या अपने दहेज है वो तो दे ही देंगे। यानी जो लोग है ना ऐसे चतुर होते हैं, जैसे कोई रिश्ता करते हैं ना, तो जो लड़के वाले हैं वो इसी तरीके से कहते हैं कि हमें तो धन चाहिए नहीं जी, अगर धन दोगे आप, जो भी आप दहेज दोगे तो वो तो आपकी लड़की ही काम आएगा, अगर आप दहेज दोगे तो समाज में मान सम्मान आपका ही बढ़ेगा जी। तो इस तरीके से क्या है, हमें तो बिल्कुल एक लड़की चाहिए। इसी तरीके से इसने कहा कि देखो मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्ट तो उनकी लड़की है, लेकिन फिर भी देखो काउंट इतने बड़े व्यक्ति है, उदार है, तो वो मेरे लिए गारंटी है, मैंने इरादा कर रखा है कि वो धन के लिए तो बिल्कुल ही क्या करेंगे, मना नहीं करेंगे।
अब नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। ने वी विल गो टुगेदर डाउन सर, चलो सर नीचे चलते हैं दोनों। श्रीमान, दोबारा सर का यूज किया, 3 बार सर का यूज कर दिया गया इस पोएम के अंदर, आप देखोगे। नोटिस नेपच्यून, अब चलते हुए जा रहा है। नोटिस नेपच्यून दो टेमिंग ए सी हॉर्स थ्रू ए रेयरिटी विच क्लोज ऑफ इनसबर्ग कास्ट इन ब्रॉन्ज फॉर मी। अब वापस कहता है कि चलो हम चलते हैं दोनों, पीछे चलते हैं सर। नोटिस नेपच्यून, इस नेपच्यून को देखो, यानी वहां पे जब ये जा रहे हैं तो वहां पे क्या है, मूर्ति लगी हुई है, वो है नेपच्यून की। नेपच्यून होता है साथियों सी गॉड, समुद्र का देवता। दो टेमिंग ए सी, और जो क्या कर रहा है, एक घोड़े के ऊपर सवारी कर रहा है। वो जो समुद्री देवता है नेपच्यून, वो क्या है, घोड़े की सवारी कर रहा है। टेमिंग करता होता है कंट्रोलिंग, कंट्रोल कर रहा है घोड़े को और दौड़ा रहा है। इस तरीके का पोस्टर के अंदर क्या है, एक मूर्ति है, उसको कहता है इसको देखो नेपच्यून को। दो टेमिंग ए सी हॉर्स थॉट ए रेयरिटी, और इसने कहा ये एक रेयरिटी का एग्जांपल है, ये क्या है, रेयर है, दुर्लभ ये मूर्ति है। तो इसमें भी है ना, हमें पता चलता है कि यहाँ पे एलिट्रेशन का यूज किया गया। नोटिस और नेपच्यून के अंदर एलिट्रेशन का यूज है, और इसमें नेपच्यून वर्ड का यूज करके हमें पता चलता है कि इस लाइन में कि एल्यूजन का यूज किया गया। एल्यूजन साथियों होता है कि जो अपने जो भी धार्मिक चीजें होती है ना, उन चीजों को जब यूज किया जाता है पोएम के अंदर, और कोई ऐतिहासिक और धार्मिक चीजों को जब यूज कर दिया जाता है तो उसको कहते हैं एल्यूजन। तो इसमें एल्यूजन का यूज किया गया है। थॉट ए रेयरिटी, और इसको रेयरिटी का एग्जांपल माना है साथियों। और यहाँ पे सिंबोलिज्म का यूज इसलिए किया गया है कि जो सी हॉर्स है ना, जो घोड़ा है, उसको क्या कर रहा है, वो टेमिंग कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। उसी तरीके से सिंबोलिज्म का यूज किया गया यहाँ पे कि ये जो ड्यूक है ना, इसका नेचर प्रदर्शित हो रहा है कि जिस प्रकार उस मूर्ति के अंदर जो नेपच्यून घोड़े को कंट्रोल कर रहा है, उसी तरीके से ये अपनी वाइफ को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे सिंबोलिज्म का यूज किया गया है। विच क्लोज ऑफ इनसबर्ग कास्ट इन ब्रॉन्ज फॉर मी, विच यहाँ पे आया है मूर्ति के लिए। नेपच्यून की जो मूर्ति है ना, उसको किसने बनाया है, तो ये कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जाएगा। क्लोज ऑफ इनसबर्ग ने मेरे लिए बनाया है, ब्रॉन्ज की है ये गोल्ड की नहीं है, सिल्वर की नहीं है, किसकी है, ब्रॉन्ज की। ये ब्रॉन्ज की मूर्ति है, इसको किसने बनाया है, क्लोज ऑफ इनसबर्ग ने बनाया है। तो साथियों ये थी पोएम। आपको ये पोएम किस प्रकार लगी, क्या आपके समझ में आई, तो बिल्कुल है ना एक प्यारा सा कमेंट जरूर डालें, और वीडियो को लाइक और शेयर किया कीजिए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूले साथियों, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइबर जब अपने बढ़ते हैं तभी अपन को एक मोटिवेशन मिलता है, और एक अच्छा सा कमेंट डालोगे तभी क्या है, मैं आपके लिए नई नई चीजें लेके आता हूँ। और इसके साथ ही साथियों, आप सभी है ना, कोई भी शेयर नहीं करता है, तो कम से कम आपके पास इंग्लिश के जो भी कोई ग्रुप है ना, चाहे आप टेलीग्राम में जुड़े हो, चैनल में जुड़े हो, या आप व्हाट्सएप पे जुड़े हो, तो कम से कम आप शेयर जरूर करें। क्योंकि आप शेयर करोगे तो ज्यादा लाइक आएंगे, ज्यादा सब्सक्राइबर आएंगे, तो मैं ज्यादा मोटिवेट होऊंगा इस बात से। क्योंकि इतना टाइम निकाल के आपके लिए मैं लेके आ रहा हूँ, ये सेशन लेके आ रहा हूँ ना, तो इसमें क्या कीजिए, कुछ मेरे लिए भी आप हेल्प कीजिए, मैं कुछ आपके लिए हेल्प कर रहा हूँ। इसके साथ ही आपको अगर पीडीएफ भी चाहिए, कौन पीडीएफ देता है आपको बताओ, आपको पीडीएफ भी चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल हमारा मिशन विद्यादान, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाइए, और वहां से फाइल सेक्शन को थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो ऊपर आप माई लास्ट डचेस टाइप कीजिए, वहां पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, उस नोट्स को भी पढ़िए, आपका बिल्कुल माई लास्ट डचेस कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा ग्रामर और लिटरेचर के और भी आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप हमारे मिशन विद्यादान टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। बने रहें साथियों हमारे साथ, और जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।